हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 1 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 1 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे ऑलरेडी 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ये जुड़े हुए हैं। पर डे की करंट अफेयर की पीडीएफ इसी टेलीग्राम में अपडेट की जाती है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम रिविजन कर लेते हैं। किस देश ने अफगानिस्तान से अपने निकासी अभियान की समाप्ति की है? तो फ्रांस ने अफगानिस्तान से अपने जो निकासी अभियान था, जिससे कि ये नागरिकों को बाहर निकाल रहा था, लगभग 3,000 नागरिकों को ये बाहर निकाल भी चुका था, लेकिन अब इसने इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है अपने इस निकासी अभियान पर। अच्छा, भारत के द्वारा भी एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन देवी शक्ति। भारत और हाल ही में जर्मनी की जो नेवी है, इन दोनों के ही बीच में अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया है समुद्री लुटेरों से बचने के लिए। 100% वयस्क आबादी यानी कि वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है, जबकि पहला यूटी यदि पूछा जाए यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जिसने कि अपनी सभी वयस्क आबादी का 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट किया, तो ये लद्दाख है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु की विधानसभा में केंद्र सरकार के जो ये 3 कृषि कानून थे, इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 कृषि बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य, तो ये पंजाब था। फिर अगला है सिप्री के द्वारा हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें बताया गया है कि पूरे एशिया महाद्वीप में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश यानी कि सबसे ज़्यादा हथियार ये भारत ही मंगवाता है। आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम गांडीव है, इसका आयोजन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किया गया। और एक निगरानी पोत है जिसका नाम है विग्रह, इसे भी हाल ही में आईसीजी में शामिल किया गया है, जो कि एल&टी कंपनी के द्वारा निर्मित है। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, अभी हाल ही में 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, इस मौके पर इन्होंने फिट इंडिया एप्लीकेशन ये लॉन्च कर दिया है। भारत की तरफ से जो अवनी लेखरा है, इन्होंने ये जो टोक्यो पैरालंपिक है, इसमें भारत को पहला गोल्ड मेडल जिता दिया है और ये एक शूटर हैं। किस भारतीय कंपनी ने किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम पहल की शुरुआत की है? गूगल ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीटिया, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। थोड़ा आप बेसिक समझेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन, ये होता क्या है? पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप कह सकते हैं कि एक चलता फिरता घर होता है, जहां अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, महीनों रहते हैं और अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। ऐसे में इसी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चीटिया, एवोकाडो और रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया है स्पेस एक्स के द्वारा। और स्पेस एक्स और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा, इन दोनों के बीच में समझौता है, कुछ समय पहले ही हुआ है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। और यदि देखा जाए तो पिछले 10 सालों में नासा के लिए स्पेस एक्स का ये 23वां मिशन रहा है। इसके तहत होगा क्या? तो देखिए, ड्रैगन अंतरिक्ष स्टेशन, पहले मैं आप लोगों को बता दूँ ड्रैगन है क्या? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप कह सकते हैं कि एक तरह का कैप्सूल है जो जिसमें कि अंतरिक्ष यात्री बैठ कर के जा भी चुके हैं। ये स्पेस एक्स का ही है। तो इसमें जो अंतरिक्ष यात्री ये अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं, इनके लिए 2000 से अधिक किलोग्राम का सामान, इसके साथ खाने-पीने की जो भी चीज़ें होती हैं, ये सभी पहुँचाई जानी है। इसके अलावा टेस्टिंग के रूप में चींटियों, झींगा और पौधों को भी इसमें भेजा गया है। अब ये कोई नई पहल नहीं है। आप लोगों को यदि याद होगा तो नासा के एक वैज्ञानिक रहे थे, कैट रूबिन्स, यानी कि अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने अंतरिक्ष यानी कि जो स्पेस स्टेशन है, यहाँ पहली बार मूली की फसल की खेती भी की थी। और इस एक्सपेरिमेंट को नासा के द्वारा प्लांट हैबिटेट 02 ये नाम दिया गया था। तो ये कुछ नए तरह के प्रयोग हैं, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा किए जाने हैं। मैंने बता ही दिया है, नासा के लिए कार्य कर रहा है और 1 दशक में यदि देखा जाए तो स्पेस एक्स का नासा के लिए ये 23वां मिशन होगा। नासा ये एलन मस्क की कंपनी तो है ही, ये अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। एलन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम टेस्ला है, जो कि दुनिया की प्रसिद्ध ई-वाहन निर्माता कंपनी है। कल जो मैंने आप लोगों से इनामी सवाल पूछे थे, पहले का राइट आंसर कनाडा था। जो कनाडियाई शील्ड है, यह दुनिया का सबसे प्राचीन पानी खोजा गया है। एक विद्यार्थी ने इसका राइट आंसर दिल्ली लिखा था कि दुनिया का सबसे प्राचीन पानी दिल्ली में खोजा गया है। अब मैं उस विद्यार्थी को खोज रही हूँ।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो देखिए, यदि एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो उत्तर प्रदेश का जो बलिया है वहां से हुई थी। अभी इसका जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से हुई है। अब आप लोगों के लिए आज के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चे में रहा बोइंग, ये किस देश की कंपनी है? और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर सोच समझ के देंगे, क्योंकि इस साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 3 बार रिलीज किया गया। एक बार जनवरी में, एक बार अप्रैल में, और ये भी लास्ट मंथ लेटेस्ट रिलीज किया गया है। इसका आंसर आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडियन नेवी और अल्जीरिया की जो नेवी है, इन दोनों के ही बीच में पहले नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। और ये भी हाल ही में संपन्न हुआ है अल्जीरिया के तट पर। दोनों देशों के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक तरह का ये आयोजन था, एक्सरसाइज था, जिसमें कि भारत की तरफ से आईएनएस ताबर ने पार्टिसिपेट किया है, जबकि अल्जीरिया को रिप्रेजेंट किया इसके नौसैनिक जहाज आईएनएस एसगर ने। इस समय हम डेली ही एक न एक एक्सरसाइज डिस्कस कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्जीरिया के बारे में। पहले तो आप लोकेशन ही देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है अल्जीरिया। अल्जीरिया के जस्ट बगल में यहाँ स्थित है मोरक्को। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्जीरिया और मोरक्को दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ अपने जो राजनयिक संबंध थे, ये समाप्त कर दिए हैं। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जीरियर्स, करेंसी है अल्जीरियाई दिनार। आप ये भी याद रखेंगे कि अल्जीरिया की सीमा ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा कर रही है, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती, तो अल्जीरिया की सीमा इससे टच करती है। अब यदि हम बात करें भारत और अल्जीरिया के संबंधों की, तो दोनों ही देशों ने एक दूसरे के देश में अपने अपने दूतावास खोल रखे हैं। जैसे कि भारत में यदि देखा जाए तो दिल्ली में अल्जीरिया की एम्बेसी है, और वैसे ही भारत की एम्बेसी ये अल्जीरिया में स्थित है। जो अफ्रीका है, सॉरी, जो अल्जीरिया है ये अफ्रीकी यूनियन का हिस्सा है। साथ ही यूनाइटेड नेशन का जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। कहने का मतलब है कि देखिए, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अभी तक जो अस्थायी सदस्य रहा है, इसके लिए मतलब भारत इसका स्थायी सदस्य बन सके, वैसे अभी तो 5 है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, तो इसके लिए भारत का ये समर्थन भी करता है। दोनों देशों के बीच में व्यापार भी अच्छा खासा रहा है। 10 सालों के उसमें यदि हम देखें, यानी कि 2001 में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये जो व्यापार था, 10 साल के अंतराल में यानी कि 2011 में ये बिलियन में पहुँच गया था। और अल्जीरिया में भारतीय बाज़ार ये भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भारतीय कार निर्माता कंपनी है जो मारुति, इसका काफ़ी अच्छा क्रेज़ है अल्जीरिया में। और अल्जीरिया को भारत के द्वारा काफ़ी सहायता भी प्राप्त हो चुकी है। 2003 में जब भूकंप आया था, तब भारत के द्वारा हेल्प की गई थी। इसके अलावा अन्य कुछ भी मददें हैं जो कि भारत के द्वारा अल्जीरिया को प्रोवाइड की जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन का वेब संस्करण लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का, जिसे आप नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से जानते हैं। अब ये ई गोपाल एप्लीकेशन ये है क्या? तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, बेसिकली यदि देखा जाए तो डेयरी किसान जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से, डेयरी उत्पाद से जो रिलेटेड होते हैं, इनकी हेल्प के लिए ये एक तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत पशुओं के जो प्रोडक्ट होते हैं, इनके प्रोडक्ट की जानकारी तो मिल ही सकेगी। आप लोगों को मालूम ही है, भारत में डिजिटल इंडिया पहल की शुरुआत ये ऑलरेडी की जा चुकी है, जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन हो चुकी हैं, और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी अब तो ऑनलाइन मिलने भी लगी है। बेसिकली यदि देखा जाए तो किसानों के हित के लिए काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल हाल ही के दिनों में लॉन्च किए गए हैं। इसी में से जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके द्वारा जो डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन है ई गोपाला, इसी का अब आप कह सकते हैं कि वेब संस्करण ये भी लॉन्च कर दिया गया है। ये सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे ही दी है। इस पोर्टल पर डेयरी किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता प्रदान करने के लिए रियल टाइम की जानकारी इसमें प्रोवाइड की जा सकेगी। अच्छा, यदि हम बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, तो इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? ये की गई थी 1965 में। हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नए नियम को लागू कर दिया है? तो ऐसा नियम लागू किया गया है चाइना के द्वारा। देखिए,
अब होता क्या है कि इस समय यदि देखा जाए, हालाँकि जब से मोबाइल का क्रेज़ बढ़ा है, मोबाइल जब से सस्ते हुए, हर के हर किसी के पास मोबाइल की अवेलेबिलिटी ये हो चुकी है। हर कोई ही मोबाइल चलाता है, अब तो बच्चे-बच्चे चलाने लगे हैं। ऐसे में मोबाइल की लत, ये बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। अपने भारत में यदि हम एग्ज़ाम्पल देखें तो बच्चा खाना नहीं खाएगा या कुछ बात नहीं मानता, तो पेरेंट्स से कहते हैं चल मोबाइल ले ले, गेम खेल ले, लेकिन बात मान जा। ऐसा होता है ना, आप मुस्लिम लोगों के घर में तो मैंने देखा भी है। ऐसे में चाइना इस बात को लेकर के सतर्क है कि बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की ये जो लत लगती जा रही है, इसके बीच ये इनके मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। इसलिए इन्होंने ऐसा फैसला किया है कि हफ्ते में केवल 3 घंटे ही बच्चे ऑनलाइन गेम खेल सकेंगे। अब आप ही बताइए, घंटों यानी कि 8-8, 10-10 घंटे गेम खेलने वाले बच्चे जब 3 घंटे, वो भी हफ्ते में 3 घंटे जब गेम खेलेंगे, तो इसमें नुकसान किसका होगा? उन मोबाइल कंपनियों का, मतलब कि जो ऑनलाइन गेम प्रोवाइड कराती हैं, उन कंपनियों का नुकसान होगा। ऐसे में देखा गया है कि ऐसी कंपनीज़ के शेयर भी गिरे हैं। इन कंपनीज़ को काफ़ी का नुकसान हुआ है। तो बैन तो किया गया है, बच्चों के हित के लिए है, लेकिन कंपनी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि हम बात करें चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। ये तो आप जानते ही हैं। और एक फैक्ट आप लोगों को अब रट चुका होगा, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है, भारत चौथे स्थान पर रहा है। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस का सबसे बड़ा प्रभाव ये हाल ही के दिनों में चाइना में देखने को मिला था। चाइना के इतिहास में 1000 साल में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी, जो हाल ही के दिनों में देखने को मिली है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने वाले मैगलेव ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण, ये भी हाल ही में चाइना में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। मैक्स वर्स्टप्पन, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये रेड बुल के रेसर हैं और पूछा जाए किस कंट्री से, तो ये नीदरलैंड से बिलॉन्ग करते हैं। इसमें पहले स्थान पर मैक्स वर्स्टप्पन, दूसरे स्थान पर जॉर्ज रसल वेल्स विलियमसन और तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे हैं। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं बेल्जियम की, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स की। बेल्जियम जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ये कैपिटल तो है ही, साथ ही बेल्जियम का ये सबसे बड़ा शहर भी है। इसी ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर स्थित है नाटो का। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है यूरो। अब मैं आप लोगों को बेल्जियम से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स की बात की जा रही है, तो मैं बेल्जियम का मैप क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि यदि ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। देखिए, लोकेशन को लेकर के पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा गया कि बेल्जियम के उत्तर-पश्चिम में कौन-सा जल निकाय है? अब उत्तर-पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में लोकेशन यदि आप देखेंगे, तो ये है नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर। लोकेशन को लेकर के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो दूसरा आप याद रखेंगे कि यदि पूछा जाए कि किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को रेड डेविल्स कहा जाता है? हालाँकि बेसिक ये जीके के क्वेश्चन हैं, तो ये बेल्जियम को ही कहा जाता है, बेल्जियम की फुटबॉल टीम को। फिर तीसरा है कि विश्व के किस शहर को डायमंड क्वार्टर के नाम से जाना जाता है? तो ये बेल्जियम का एंटवर्प ही है। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली जो मीराबाई चानू थी, इन्हें अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है एडिडास के द्वारा। आप जानते ही हैं मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। स्टेट यदि पूछा जाए तो मणिपुर से रिलेटेड है। अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। और इसी के बाद से जो जूते और स्पोर्ट्स शूज़ बनाने वाली जो कंपनी है एडिडास, इसके द्वारा मीराबाई चानू को इनका जो नया अभियान है स्टे इन प्ले, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और कंपनी का ये कहना है, मतलब कि एडिडास के द्वारा खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इनके जो स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएँगे, इन्हें रिप्रेज़ेंट करेगी मीराबाई चानू। एग्ज़ाम में यदि पूछा जाए कि एडिडास ये किस देश की कंपनी है, तो ये एक जर्मन कंपनी है, 1924 में स्थापना हुई थी। अच्छा, रीबॉक, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। रीबॉक ये इसका हेडक्वार्टर जो है ये लंदन में है। नाइकी इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, अमेरिकी कंपनी है। बाटा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है। अभी हाल ही में भारतीय मूल के जो संदीप कटारिया है, इनकी नियुक्ति बाटा के ग्लोबल सीईओ के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेताओं के लिए मुफ्त बस सर्विस की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इनके द्वारा की गई है। यदि आप देखेंगे लोकेशन में, तो ये है केरल।
इसकी जो सीमा है ये समुद्र से लग रही है। इन तटीय क्षेत्रों से जिन मछलियों को उत्पादन किया जाता है, मतलब कि जो मछलियाँ यहाँ से पकड़ी जाती हैं, फिर अन्य हिस्सों में जो सप्लाई की जाती हैं, तो सप्लाई करने में मतलब कि परिवहन का खर्चा तो होगा ही, तो इसमें खास तौर पर महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए इसमें राज्य सरकार प्रति वर्ष 24 लाख रुपए खर्च करेगी। इसमें विशेषकर महिलाएँ जो कि प्रतिदिन इसमें 400 से 500 खर्च करती थीं, उन महिलाओं की हेल्प करने के लिए अब केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, इन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। शुरुआत की गई है किसकी? कि जो भी मछली विक्रेता महिलाएँ हैं, जो कि मछलियाँ बेचती हैं, इनके लिए फ्री बस सर्विस ये शुरू कर रही है। केरल की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम और मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। भारत का पहला इंडियन वुमन ट्रेड सेंटर यानी कि आईडब्ल्यूटीसी ये इसी केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला राज्य है। हाल ही के दिनों में इसने खुद का ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा भी की थी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन-सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। तो 2 चीज़ें आप याद रखेंगी, सिल्वर मेडल, मैं बार-बार सिल्वर बोल रही हूँ, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और किस खेल से रिलेटेड है? तो ये भाला फेंक प्रतियोगिता से रिलेटेड है, यानी कि जेवलिन थ्रो से। और 2 इमेज मैंने इसलिए लगाई है, एक तो है सुमित की और दूसरी ये जो आप देख रहे हैं, ये है अवनी। इन दोनों ने ही गोल्ड मेडल अभी जो पैरालंपिक चल रहे हैं, इसमें अपने नाम किया है। तो ये जो अवनी है, अवनी ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को, पहला गोल्ड मेडल। वैसे ही जो सुमित अंतिल है, इन्होंने भाला फेंक में भारत को गोल्ड मेडल दिला दिया है। यदि देखा जाए तो पिछले साल के जो पैरालंपिक हुए थे, उनके कंपैरिज़न में भारत इस साल बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक की अध्यक्षता है, ये कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला ये है कौन? तो ये प्रेज़ेंट टाइम में भारत के विदेश सचिव हैं। विदेश मंत्री कौन है? तो ये हैं एस जयशंकर। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। देखिए, इसकी जो अध्यक्षता है ये फ़िलहाल भारत के पास है और भारत को इसका अस्थायी सदस्य ये इसी साल चुना गया था। मैं आप लोगों को बता दूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक हिस्सा है, जिसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इनके स्थायी सदस्य में कौन-कौन शामिल है? तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया और फ्रांस ये हैं इसके स्थायी सदस्य, जबकि इसके 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, जिनकी नियुक्ति 2 सालों के लिए की जाती है। हालाँकि यदि देखा जाए तो भारत ने काफ़ी प्रयास किए हैं कि ये इसका स्थायी सदस्य बन सके, लेकिन अभी तक भारत को इसमें सफलता नहीं मिली है। तो ऐसे में अभी जो इसकी मीटिंग होने जा रही है, इसमें भारत को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। इसका मेन पॉइंट क्या होगा? मतलब कि फ़ोकस तो अफ़गानिस्तान ही होने वाला है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जिस तरह से अशांति फैली हुई है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, पूरी दुनिया में ये एक तरह का फ़ोकस बिंदु बन चुका है। ऐसे में इस पर तो ज़ोर दिया ही जाएगा। साथ ही अभी हाल ही के दिनों में इज़राइल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, अल-अक्सा मस्जिद के कारण। फिर गाज़ा पट्टी जो कि इसके पास में ही स्थित है, यहाँ से जिस तरह से हिंसा हुई है एक दूसरे देशों के बीच में, मतलब कि जो फ़िलिस्तीन है और इज़राइल है, दोनों ने ही एक दूसरे पर ये जो हमले किए हैं, इस पर ध्यान देते हुए ये बैठक की अध्यक्षता की जानी है। और फ्यूचर में इसका क्या विकल्प होना है, इस पर भी विचार-विमर्श किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो इसके अध्यक्ष एमडी अभी हाल ही में अमित बनर्जी बन गए हैं। यदि हम बात करें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुई। हेडक्वार्टर बैंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। इसी के सीएमडी के रूप में अमित बनर्जी की नियुक्ति की गई है। 2 ऑप्शन ये नीति आयोग से रिलेटेड है। एक तो है राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अमिताभ कांत ये है नीति आयोग के सीईओ। अभी मैंने आप लोगों को संदीप कटारिया के बारे में बताया है, जो कि बाटा एक ग्लोबल फुटवियर ब्रांड है, इसके सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब हम कुछ रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा, ये दिया गया महर्षि दयानंद के द्वारा। प्रसिद्ध झंडा गीत, झंडा ऊँचे रहे हमारा, इसके रचयिता ये श्यामलाल गुप्त पार्षद रहे थे। पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी, ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। अच्छा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो ये है 20। और मानव शरीर के जो गुर्दे हैं, इसके द्वारा यूरिया को रक्त से यानी कि ब्लड से फ़िल्टर किया जाता है। एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला, अमर्त्य सेन।
इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बिस्मिल्लाह खां, यानी कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये रिलेटेड है शहनाई से। भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, ये थे सी राजगोपालचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण ये रशिया के सहयोग से किया गया। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है और उत्तरी ध्रुव में भारत का एक अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम हिमाद्री है। इसके बारे में हालाँकि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है। स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मनसुख मंडाविया की नियुक्ति की गई। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया था। आज के लिए आप लोगों को सवाल है, टी20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएँगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।